हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम बिफोर स्लीप 5 में। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं डे नंबर 14 यानी कि 14वें दिन की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरें और उनसे संबंधित एमसीक्यूज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें मैं आपके 5 से अधिक टॉपिक मैं कवर करता हूं जिन जो कि आपके 2027-2028 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को, सभी सीरीज को, सभी सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इनमें मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है इनके प्रैक्टिस। कहां पर स्टूडेंट गलती करता है, किस तरीके से गलती करता है, उन सभी चीजों के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक साल ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं आज बिना देर किए आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पर ले चलता हूं, आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए, आज के 5 टॉपिक्स, 5 एमसीक्यू मिनिमम, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये मैं आपको देख ही सकते हैं क्या है। अगर कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और ये टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ को ज्वाइन लेने के लिए, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए और अन्य चीजों के लिए भी। ठीक है, तो चलिए, आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं चर्चा कर रहा हूं। मैक्सिको सिटी के धंसने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कहोगे मैक्सिको सिटी धंस भी रहा है, तो मैक्सिको सिटी एक प्राचीन झील के अवशेषों पर विकसित हुआ है। भूमि दसाव केवल जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। भूजल के अत्यधिक दोहन से भूमि दसाव की समस्या बढ़ जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब कहोगे कि सर ये मैक्सिको सिटी का धंसने का क्या संबंध है, और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कितने गलत कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन और कोई नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कितने गलत हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मैं इसी चीज के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, वरना इनको मैं सीधा सीधा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर सकता था कि भाई ये देख लीजिए और कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी आप में से इन सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को नोट करें, इनका कंटेंट नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, कहां पर गलती होती है उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नोट्स के लिए अथाह भंडार है। आज का डिजिटल एरा है, बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वही छात्र सफल हो सकता है जो इन क्वेश्चंस को ढंग से सुनेगा। कम से कम एक बार सुन लिया तो दिमाग में सेट बने रहेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिको सिटी का धंसने का इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैक्सिको सिटी धंस रहा है। अब किन किन कारणों से हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उसकी चर्चा करते हैं, उस पर बात करेंगे। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इसका आंसर है ए, यानी कि केवल एक कथन गलत है। अब कौन सा गलत है यह हमको नहीं पता, इसके लिए हम पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको सिटी दुनिया के सबसे तेज धंसने वाले शहरों में से एक बन चुका है। कुछ जगहों पर यह प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है कि जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यानी कि अभी हाल ही में नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इसरो दोनों का एक संयुक्त मिशन है निसार सैटेलाइट, और उसके माध्यम से इन्होंने रियल टाइम बदलाव को ट्रैक करने के माध्यम से, रडार इमेजिंग के माध्यम से इसकी मिलीमीटर के लेवल पर भी इसके धंसने की प्रक्रिया की जांच की है और उसके डाटा इन्होंने कलेक्ट किए हैं। तो किसने? नासा प्लस इसरो का संयुक्त मिशन निसार के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है। इससे पता चला है कि शहर लगभग 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष नीचे धंस रहा है। कुछ जगहों पर तो 2 सेंटीमीटर प्रति माह यानी कि 24 सेंटीमीटर सालाना के हिसाब से इसके सब्सिडेंस देखे जा रहे हैं। और पिछले 100 वर्षों में यह 10 से 12 मीटर तक नीचे जमीन के चला गया पूरा शहर, पिछले, सोचिएगा। और इसके कारण क्या है? नंबर एक, पहला, प्राचीन झील पर इसकी बसावट है, यानी पुरानी झील थी लैक्स, जो है लेक है टेक्सकोको, उस पर यह बसा हुआ था। यहां की जलवायु, मिट्टी कैसी है? नरम है, ठीक है ना, आसानी से दब जाती है क्योंकि झील के ऊपर बसा हुआ है। अत्यधिक भूजल का दोहन हो रहा है, तो जिससे पेयजल के लिए ग्राउंड वाटर को हम निकालते हैं जमीन से, तो नेचुरल सी बात है नीचे जगह खाली होती है तो धंसना शुरू कर देता है, यानी कि एक्विफायर जो है पानी का जो है वो सिकुड़ता है और जिसकी वजह से जमीन बैठने लगती है। तीसरा है तेज शहरीकरण, भारी भारी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, मिट्टी पर दबाव पड़ रहा है और ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम भी बन रहा है, तो उसकी वजह से और ज्यादा नीचे धंस रहा है। अब बताइए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके संदर्भ में
प्राचीन झील के अवशेषों पर विकसित हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। यह भूमि दशाव केवल जलवायु परिवर्तन के कारण होता नहीं भाई, केवल जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं, बल्कि मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये रहा आंसर, बाकी ये सही है। अत्यधिक दोहन से भी भूमि दशाव हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। तो अब आप समझ लीजिएगा, अगर इसको आपने नोट कर लिया तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। मैं उल्टा करा रहा हूं, इनको नोट करते जाइएगा ढंग से। और ध्यान रखना, आप अगर मेरे कंटेंट का वेट करते हैं, पीडीएफ का वेट करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आप लेट कर रहे हैं। ऐसे पीडीएफ क्या है कि आप लोग इकट्ठे करते रहोगे, उससे फिर कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। वो तो देखिए एग्जाम के टाइम पीरियड में मैं आप लोगों को एक तरीके से कंपाइल करके सारी चीजें आपको दे दूंगा। मैं साल भर के लगभग 2-2,500 टॉपिक का पूरा कंपाइलेशन आपको करके दे दूंगा कि भैया बेटा ये पढ़ लो बस। और हो सकता है कि इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दूं कि प्रैक्टिस कर जो एक बार और, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी हो सकता है कि महीने के लास्ट में इनमें से 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कराऊं आप लोगों की इन्हीं टॉपिक्स में से। और देखो भाई क्या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। बस मेरा टारगेट है 2027-28 एग्जाम क्वालिफाई कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोटम। ये आपने शायद सुना हो ना भी सुना हो। नोटम, नोटम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम पूर्वानुमान देना, उड़ान सुरक्षा हित सूचना देना, टिकट बुकिंग करना और पायलट के प्रशिक्षण को लेकर के। अब बात आती है कि इससे क्या है, ये नोटम है क्या? तो चलिए मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन इसका आंसर है उड़ान सुरक्षा हेतु सूचना देना। यह आंसर है इसका। यानी कि इसका मतलब है अभी हाल ही में भारत ने बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक बड़े हिस्से को डेंजर जोन घोषित किया है, और घोषित करते हुए एक नोटम जारी किया है जो आमतौर पर मिसाइल परीक्षण या सैन्य गतिविधियों के दौरान किया जाता है कि भाई यहां से आप लोग अपना एयर वगैरह जो है वो मत यहां से क्रॉस करना, ये डेंजर जोन है। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, ठीक है ना, जिसे अब हाल ही में नया नाम दे दिया गया है नोटिस टू एयर मिशन, जेंडर न्यूट्रल। एयरमैन यानी कि आदमी, हवा में उड़ता हुआ आदमी, यानी कि जो आपकी वायुयान या सैन्य प्रशिक्षण या कुछ भी होते हैं वहां से अगर आपके एयरक्राफ्ट निकलते हैं तो उनको मना कर दिया गया है कि भाई यहां से मत गुजरिए, ये एक डेंजर जोन है, ठीक है ना। आधिकारिक सूचना दी गई है, उड़ान संचालन से जुड़े लोगों, पायलट हो या कोई भी हो, उनको बताया जाता है कि हवाई क्षेत्र में बदलाव है, खतरा है या सुविधाओं की स्थिति यहां पर कैसी है, इसलिए नोटम जारी किया जाता है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? फ्लाइट सेफ्टी सुनिश्चित करना, रियल टाइम अपडेट देना और एक्सीडेंट्स को रोकना कि वहां पर कोई खतरा हो सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि नोटम का मतलब क्या है? नोटिस टू एयर मिशन, ठीक है। चलिए, बड़े अच्छे छोटी छोटी चीजें, और पेपर उठा के देखो ना बेटा, 25 साल के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, उनको देख करके लगेगा ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया है। मैं उन्हीं चीजों को निकाल करके आपको दे रहा हूं, कंपाइल करके, बेहतरीन से बेहतरीन, और ये सब आपके करंट अफेयर्स में है। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को जाम करना कठिन होता है, ऐसे ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। यस, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को जाम करना कठिन होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। बताइए, कथन ए और आर, कारण आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। अब ये आपने पढ़ा होगा रिसेंटली, अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में या मिडिल ईस्ट में, आपका ये जो चल रहा है इस समय, आपका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ज्यादा हो रहा है, ड्रोन का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में इसकी बहुत चर्चा आई है, फाइबर ड्रोन की। अब ये क्या है? अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर हमेशा प्रकाश तरंगों पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसके अंदर एक पतला सा तार होता है, जिसके अंदर प्रकाश की तरंग के रूप में आपकी जो ऊर्जा है या जो आपके संदेश है वो उस तक पहुंचते हैं, और उसी के थ्रू वो सारी चीजें संचालित होती हैं। एक और नीचे वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? यह ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करता है। इसका मतलब ये गलत है। ऑप्टिकल फाइबर में रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसका मतलब ये सही है और ये गलत है। इसका मतलब क्या हो गया? ए सही, आर गलत,
आंसर सी। ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर तकनीक बनकर के उभरे हैं, खासकर रसिया यूक्रेन बार और पश्चिमी एशिया के संघर्ष में। ये ड्रोन पतले फाइबर ऑप्टिक स्पूल जो 50 किलोमीटर तक विस्तारित हो सकता है, इतने पतले लंबे तार में आप चल सकते, 50 किलोमीटर तक ड्रोन वो उड़ सकता है, बहुत पतले से तार के माध्यम से, सोचिएगा। और जो प्रकाश संकेतों के माध्यम से टेलीमेट्री और उच्च बैंडविड्थ वीडियो प्रसारित करता है, वहां की सारी इंफॉर्मेशन देगा या आप उसके थ्रू अपना कोई भी काम कर सकते हो। यानी कि पारंपरिक वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का स्थान ले लिया जाता है इसने, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले ड्रोन को हटा दिया गया इसने। यह केबल के जरिए ड्रोन को नियंत्रित करता है, रियल टाइम एचडी वीडियो मिलते हैं, आरएफ सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इसका मतलब हो गया, जब सिग्नल ही नहीं है तो जाम करने की कोई कंडीशन ही नहीं बन सकती। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन होते हैं उनके फ्रीक्वेंसी को आप जाम करके उनको निष्क्रिय कर सकते हो, लेकिन ये निष्क्रिय नहीं होंगे, ये अटैक करते ही करते हैं, तबाही मचा के चले जाते हैं, क्योंकि इनको जैम करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना। और दूसरा हाई प्रिसिशन अटैक होता है, रियल टाइम कंट्रोल होता है, और अंतिम क्षण तक टारगेट पर अटैक करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इनकी फाइबर ग्लास बॉडी होती है, और रडार सिग्नेचर, थर्मल रडार, ये सब इसमें यूज ही नहीं होते, इनको पकड़ ही नहीं पाते हैं, ये खास बात है। ओके, 3 क्वेश्चन, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को नोट करते जाइएगा। अगर अभी आपने नोट कर लिया तो समझ लीजिए आपके लिए आपका सोने पर सुहागा वाली कंडीशन बन जाएगी। और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूं जो आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें भौतिक स्वर्ण द्वारा समर्थित होती हैं। नंबर 1, इन्हें डीमैट खाते में रखा जाता है, इनका विनियमन केवल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही विकल्प है, बताइए। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 1, 2, 3, सभी, कौन सा सही विकल्प है इसमें? तो इसमें देखा जाए तो अभी हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है, इलेक्ट्रिक गोल्ड रिसीट्स, EGR, ये रहे, ये कंसेप्ट, और ये भौतिक स्वर्ण के द्वारा समर्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। इसी में रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, डीमैट खाते में। लेकिन ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है, नहीं भाई, ये होता है सेबी के द्वारा, क्योंकि ये आपका क्या है, डीमैट खाते, यानी कि वो खाते जिनसे शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हो, या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, या आप बॉन्ड में निवेश करते हो, कहीं पर भी निवेश करते हो शेयर मार्केट में, तो वहां पर डीमैट अकाउंट आपका होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट का मैनेजमेंट से लेकर के सारी चीजें सेबी देखता है। तो अब आप समझ लीजिए, अब इसका मतलब है अब आप सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में भी आप पैसा निवेश कर सकते हो। कैसे, ये देखिए, इसका मतलब हो गया, ये गलत हो गया, 2 सही है, आंसर हो गया ए, ये रहा। अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएससी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को एक नए ट्रेडिंग सेगमेंट के रूप में शुरू किया है। एनएससी ने, यह भारत में सोने के बाजार को औपचारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। EGR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, ये डिमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज होती हैं, डिजिटल प्रतिभूतियां जो भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि उन्हीं के बराबर उन्हीं की जगह पर होता है, ठीक है ना। निवेशक इन्हें अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, जैसे शेयर रखते हैं या आपके ETF रखते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रखते हैं। सरल भाषा में EGR एक डिजिटल सोना है जिसका बैकअप असली सोना होता है। अब कैसे कहोगे, कैसे? देखिए, हमको जो शेयर दिए जाते हैं, एक कंपनी शेयर देती है, तो कंपनी के पास अपनी अपनी पूरी की पूरी एक सिस्टम होती है, पूरा का पूरा एक अपना, कहा जाए कि उसका एक, कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस होता है, जहां पर रेवेन्यू वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है ना। उसकी वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन होने के बाद वो अपना 5%, 10% शेयर अपना शेयर मार्केट के थ्रू बेचते हैं, उसमें से कुछ हम खरीद लेते हैं। इसका मतलब हमने जितने रुपए का शेयर खरीदा, इसका मतलब कंपनी में हमारी एक्चुअल हिस्सेदारी है, एक्चुअल हिस्सेदारी। अब उसी तरीके से किसी ने सोना रख करके अपने आपके इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स बनाई कि भाई मैं सोना रख रहा हूं और जिसको खरीदना है खरीद लो, जिसको मेरे में निवेश करना है निवेश करो, ये रहा उसके थ्रू होगा। यानी कि एक निवेशक या कोई ज्वेलर
वो सोना जमा करता है कि भाई ये रख लो सोना मेरा। सेबी उसे मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखवा देता है और वॉल्ट मैनेजर सोने की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता की जांच करता है और उसी आधार पर ईजीआर यूनिट तय होती है कि भाई कितना सोना है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 टन, 20 टन, कितना है, बोले ये रहा। अब उसकी क्वालिटी और उसी हिसाब से ईजीआर यूनिट तय होती है और इन यूनिट को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब वो उसको बेच सकता है, खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब निवेशक एनएसई पर इसे खरीद और बेच सकता है। जरूरत पड़ने पर ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। अब मैंने खरीद लिए, मान के चलिए 500-500 रुपए के मैंने 100 ईजीआर मैंने खरीद लिए, तो मेरे कितने हो गए 500-500 रुपए के 50,000 के। तो मैं जब चाहूं तो 50,000 रुपए का भौतिक सोना उनसे ले सकता हूं। जब नहीं तो जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे कीमत बढ़ जाएगी, मेरा सेफ रहेगा। गोल्ड की जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे मेरी भी बढ़ेगी। बात समझ गए ना, वही चीज है। तो ये कन्वर्ट किया जा सकता है और इसकी नियामक संस्था क्या है, सेबी है। एक्सचेंज कौन सा है, एनएसई। वोल्ट मैनेजर कौन होगा, सोना सुरक्षित रखने के लिए सेबी द्वारा पंजीकृत कोई संस्था होगी, वही इसको रखेगी अपने भंडार में। सो आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है और इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यूपीएससी आपको कहां घुमाता है यह आपको पता है, 3 दिन बाद पता चलता है जब एग्जाम दे देते हो। जिस समय करके आते हो उस समय कह देते हो अरे ये तो ये सही है, ठीक है भाई, आप उसको सही मान के काउंट कर लेते हो कि मेरे इतने सही हो गए। रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, फिर पेपर चेक करते हो, दोस्तों से डिस्कस करते हो, सारी चीजें हैं। फिर दोस्त बताते हैं कि इसका आंसर तो ये है, बोले नहीं 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 ऐसे नहीं है। फिर उसमें छोटी सी गलती पर ध्यान जाता है कि यार हमने इस गलती पर तो ध्यान दिया ही नहीं था, हम जल्दबाजी में गलत कर बैठे। वही चीज जो यूपीएससी पर आपको फोकस करनी है, वो आपके ब्रेन से खेलता है। मैं वही आपको करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वनवासियों को भूमि संबंधी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इस राइट एक्ट ने, फॉरेस्ट राइट एक्ट ने आपकी जो वनवासी हैं उनको भूमि अधिकार दिए हैं। दावों के सत्यापन से पूर्व वनवासियों को बेदखल किया जा सकता है। उन्होंने अपने दावे किसी जमीन के लिए, किसी जंगल के लिए अपने दावे दिए हैं, उससे पहले ही आप उनको बेदखल कर सकते हैं, यह बात गलत है। इसका मतलब ये तो नहीं है। तीसरा, वन अधिकार अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, ठीक है ना। अब पूछा गया है निम्न उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहीं पर, ये इसको ध्यान देना। ये नहीं पूछा है कि सही कौन सा है, ना ये पूछा कि गलत कौन सा है, ये पूछा है कि गलत विकल्प कौन सा नहीं है। इसका मतलब अब दिमाग लगाइएगा, कौन सा सही है, यही चीज। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 1 2 3, यहीं पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। गलत पूछा है, जल्दबाजी में गलत ही पूछ लोगे। अच्छा गलत पूछा है, ओके, क्या पूछा है, गलत के पीछे क्या लगा दिया है, नहीं। इस बात को ध्यान देना, नहीं। ओके, क्लियर है। तो ये रहा। अब इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। कौन सा गलत विकल्प नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये है, ये रहा आंसर ए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि बाद का कोई भी कानून, यानी 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट के बाद बना हुआ कोई भी कानून पहले के कानूनों पर प्रभावी होगा। अगर बाद में कोई कानून बना है और उससे पहले कोई कानून बन चुका है उस पर प्रभावी होगा, इसमें कोई शक नहीं। यदि कोई पुराना कोर्ट आदेश एफआरए से टकराता है, 2046 से पहले का कोई आदेश इस कानून पर टकराता है तो वह अमान्य होगा, नल एंड वाइट, उसको नहीं माना जाएगा। यानी कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, भविष्यलक्षी हो सकता है, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा इस तरह के कोई भी दावे खारिज करना गलत माना गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने क्या किया कि पुराने दावों के आधार पर फॉरेस्ट राइट एक्ट को खारिज कर दिया था, जिसको अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये गलत है। पुराने कानून का कोई भी दावा 2006 के अधिनियम पर लागू नहीं होगा, लेकिन हां नया कानून बन गया है तो लागू होगा, ये कंसेप्ट था। अब इसके तहत क्या है, एविक्शन यानी कि बेदखली,
जब तक दावा सत्यापित नहीं हो जाता किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। जब तक कि जो दावा है वो पूरी तरह प्रूफ नहीं होता, किसी को भी आप बेदखल नहीं करोगे। ग्रेजिंग राइट, चराई का अधिकार जंगल में, एफआरए ग्रेजिंग की अनुमति देता है, लेकिन कुछ राज्य कानून जैसे तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट है वो इसे सीमित करते हैं। ये भी सच है। दूसरा, कोर्ट का रुख, एफआरए केंद्रीय कानून है, केंद्र सरकार ने, संसद ने बनाया है, इसलिए ये राज्य कानूनों के ऊपर ओवरराइड करता है। जैसे ये तमिलनाडु ने बना दिया तो ये उसके ऊपर भी ओवरराइड करेगा, फिर तमिलनाडु का कानून नहीं माना जाएगा। अब समस्या ये होती है कि एफआरए का बार बार उल्लंघन होता है, राज्य सरकारें पुराने कानूनों के आधार पर एविक्शन ऑर्डर जारी करती हैं, उनको बेदखल करने की कोशिश करती हैं, और इसलिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है कि एफआरए की सुप्रीमेसी जो है वो पुनः स्थापित होती है कि यही सुप्रीम है, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करता है और प्रशासनिक मनमानी को सीमित करता है। यह ध्यान रखिएगा। तो यह आंसर क्लियर हो गया क्या क्या है। अब चलिए इसके बाद अब इंपॉर्टेंट है आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे आप में से कौन परिचित नहीं होगा। यह वो संस्था है जिसने विपक्षी दलों की नींद उड़ा रखी है, ईडी। ईडी पहले भी 15 साल पहले भी थी, 2014 से पहले भी थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत लिमिटेड लेवल पर इसका यूज होता था बस। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, 1 मई 1956 को इसका गठन हुआ था और 1 मई 2026 को इसके स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए भारत की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करना। दूसरा, यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है, नॉन स्टोरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। यह केवल एक सिंपल सा लीगल अथॉरिटी है। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राजस्व विभाग के अधीन काम करती है और संपूर्ण भारत में यह प्रभावी है, कहीं पर भी। यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, उसके तहत अपराध की आय, संपत्ति की जांच, संपत्ति को कुर्क करना, उसको जब्त करना जैसे काम कर सकती है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर भी काम करती है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा, फेमा के तहत भी काम करती है, विदेशी मुद्रा के लेन देन की निगरानी करती है, हवाला की निगरानी करती है, अवैध ट्रांजैक्शन की जांच करती है। और फेमा में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। फॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2018 FEOA, ये दोस्त जो देश छोड़कर भाग गए आर्थिक अपराधी हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करता है, जो भी आर्थिक अपराधी है। और इसका एक डायरेक्टर होता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, 10 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं पूरे भारत में, जिसमें IRS, IPS और ईडी कैडर के बहुत सारे अधिकारी होते हैं कुल मिलाकर के। ओके, अगला एक टॉपिक है एनजीटी के द्वारा दक्षिणी राज्यों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण का। हाल ही में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ने दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत राज्य कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं कि भाई आप इनको प्रॉपर तरीके से लागू कीजिए। क्यों किया है? क्योंकि एनसीएपी फंड का इन्होंने कम उपयोग किया है, प्रदूषण नियंत्रण में असंतुलित खर्च किया है, कहां पर खर्च करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए ये इन्होंने इम्बेलेंस किया। PM 2.5 और PM 10 का जो स्तर है WHO के मानकों से 4 से 6 गुना अधिक है, और इसमें उन्होंने चेतावनी दी है एनजीटी ने, यदि सुधार नहीं हुआ तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आप पर लगाई जा सकती है, कंपनसेशन आप पर लगाया जा सकता है। और इसमें उन्होंने कहा कि अनुपातहीन व्यय, मानकों का उल्लंघन और एयर सीड अप्रोच की इसमें कमी है। क्यों? उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण राज्य की सीमाओं से नहीं रुकता, कि राज्य की सीमाएं प्रदूषण रुक जाएगा ऐसा नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा। इसलिए एयरशीड लेवल कोऑर्डिनेशन जरूरी है, सभी राज्य मिलकर के इस पर एक एयरशीड बनाएं। और ये क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये 2019 में शुरू किया गया था क्लीन एयर को लेकर के, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। और इसका उद्देश्य था PM 10, PM 2.5 में कमी करना, 2024-25 तक 20 से 30% की कमी लाना, जिसे संशोधित करके कह दिया गया है कि अब 40% की कमी लानी है 2025-26 तक, और राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करना है। और 130 जो अटेनमेंट सिटी हैं उनमें लगातार इसके मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 130 शहर मानक नहीं पूरे कर पा रहे। तो ये है आपका कंसेप्ट। तो बताइए आज की क्लास आप लोगों के लिए कैसी लगी, और एमसीक्यूज में
जो मैं आपको ट्विस्ट पैदा कर रहा हूं यूपीएससी के अकॉर्डिंग, जहां पर वो घुमाता है, वो ट्विस्ट आपको कैसे लग रहा है? जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।